हेलो बच्चों, मैं हूं केडी सर। और आज बच्चों हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत बिलियन जो चैप्टर है उसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोग आज अध्ययन करेंगे नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और मोललता। बच्चों ये चार चीज आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका प्यारा सा चैनल केडी सर क्लासेज PCM। तो बच्चों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो सके। तो बच्चों वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना केमिस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2, जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और बच्चों मोलैलिटी। बच्चों ये चार चीज आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं नॉर्मेलिटी। बच्चों नॉर्मेलिटी को कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता बच्चों, नॉर्मलता की डिफिनीशन क्या है? तो बच्चों इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह से है। नॉर्मलिटी डिफिनीशन से बच्चों कुछ इस प्रकार हो गई। बिलियन के प्रति लीटर में बिलियन के प्रति लीटर में बिलियन, ठीक, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। और बच्चों इसे हम स्मॉल कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सिंबल है बच्चों वो कैपिटल एन है। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं इसका फार्मूला कैसे लिख पाते हैं हम लोग। तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से निरूपित करते हैं बिले के मोलों की संख्या, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन लीटर में। बच्चों बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब बच्चों यहां पर आता है ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है। बच्चों इसको बताने से पहले हमें तुल्यांकी भार पढ़ना होगा। थोड़ा सा तुल्यांकी भार के बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं। तुल्यांकी भार इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है इक्विवेलेंट वेट। बच्चों तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का क्या होता है बच्चों? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई इज इक्वल टू, किसी का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो उसका अणुभार, मास ऑफ, मोलर मास लिख दे बच्चों, ये ठीक रहेगा। मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी लिख दे, वैलेंसी। बच्चों डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी कर देंगे तो ये तुल्यांकी भार हो गया बच्चों E इक्वल टू मोलर मास। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। जैसे बच्चों हमें अम्ल का H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, इसका भार बच्चों हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन का बच्चों होता है 1, इसका तुल्यांकी भार निकालना है H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु भार, सल्फर का होता है 32 और 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का होता है 16। अब बच्चों ये अम्ल है तो इसमें कितने हाइड्रोजन विस्थापनीय हैं?
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन विस्थापनीय है वो हो जाते हैं 2। यहाँ 2 होते हैं तो बच्चों ये टोटल ऐड करेंगे तो आपको 98 आएगा। 98 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 49। इस तरह बच्चों तुल्यांकी भार हम लोग निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर मास या अणु भार, सीधे सीधे लिख दीजिए अणु भार बटे संयोजकता। तो इस तरह बच्चों अगर जो हम क्षार का निकालना चाहें तो यहाँ क्षार का अणुभार बटे उसकी संयोजकता। किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हैं तो लवण का अणुभार बटे उस लवण में धनायन या किसी ऋण आयन की संख्या। तो चाहे जो बच्चों इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम तुल्यांकी भार हालांकि अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को समझने के लिए बच्चों आपको तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुल्यांकी भार बच्चों हो गया किसी भी अम्ल या क्षार या लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है उसका अणुभार, जो भी है उसका अणुभार बटे बैलेंसी होती है। बैलेंसी अगर जो अम्ल है तो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यदि क्षार है तो विस्थापनीय OH परमाणुओं की OH की संख्या, और अगर लवण है तो उसमें कितने धनायन बनते हैं धनायनों की संख्या। इस तरह बच्चों होती है। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट पे बच्चों। तो ये बच्चों समझ पाए, ई हो गया, इसको बच्चों हम मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक बच्चों क्या होता है इसे देख लीजिए। ग्राम तुल्यांक बच्चों भी पदार्थ का आप ग्राम तुल्यांक निकाल रहे हैं उसकी मात्रा में जो है आप उसके तुल्यांक की भार से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका ग्राम तुल्यांक होता है। तो बच्चों अब हम आते हैं यहाँ पर अगर जो देखें तो नॉर्मलता n इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो बच्चों ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हम देखें तो इतना हम लिख सकते हैं W बाई ई। बच्चों ये W बाई ई हो गया। और बिलियन का आयतन लीटर में, यदि बिलियन के आयतन को हम कैपिटल V से निरूपित करें तो ये हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा n इज इक्वल टू W बाई ई इंटू V। बच्चों ये नॉर्मलता का फार्मूला है। इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, क्योंकि नीचे जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। एक बार पुनः बच्चों ग्राम तुल्यांक को आपको समझाते हैं। जिस भी पदार्थ का आपको ग्राम तुल्यांक निकालना होगा उसकी मात्रा अपान उसी का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार निकालने के लिए कैपिटल E इक्वल टू उसका मोलर मास अणुभार अपान जितनी भी उसकी वैलेंसी होगी उससे डिवाइड कर देंगे, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो बच्चों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या W बाई E लिख दिया गया है। और आयतन यदि बिलियन का कैपिटल V हो तो W अपान E इंटू V ये बच्चों हो गया। तो इस फार्मूले से बच्चों हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो बच्चों आइए इस पे जो है इसको इस प्रकार भी बच्चों हम लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू W बराबर n EV। शॉर्टकट में बच्चों इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। तो बच्चों आइए इस पे हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं किसी पदार्थ की। तो बच्चों आइए देखते हैं। आपके पास 40 ग्राम NaOH है, उसे जल में घोलकर आप बिलियन का आयतन 500 ml कर लेते हैं। तो कह रहे हैं आपसे उस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो NaOH जो आपका है सोल्यूट है इसकी मात्रा NaOH की मात्रा यही भूलेगा NaOH की मात्रा बच्चों हो जाएगी कितना W बराबर 40 ग्राम। और बिलियन का आयतन बच्चों V है, V बराबर 500। बच्चों 500 में 1000 से आप भाग दे देंगे ये लीटर बन जाएगा 1/2 लीटर। बच्चों इसका तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। बच्चों ये देखिए ये भी दिया रहता है यहाँ पर ऐसे, यानी A बराबर 23, H बराबर 1 और O बराबर 16। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है।
ये आपको याद नहीं करना है, आपको सवाल लगाते लगाते याद हो जाएगा और नहीं तो दिया रहेगा सवाल में। तुल्यांकी भार बच्चों निकालें। क्यों निकालना पड़ेगा तुल्यांकी भार? क्योंकि आपको नॉर्मलता निकालने के लिए W/E/V की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से बच्चों आपको E पता, W पता है, V पता, E नहीं पता है। तो बच्चों E हम यहां से ज्ञात कर ले रहे हैं। E इक्वल टू होता है या मोलर मास अपान वैलेंसी। बच्चों तो मोलर मास कौन है बोले? ये है आपका। तो ये NaOH है, तो इसके आड़ुभार निकालना आप लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं। यहाँ NaOH, ये सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनके परमाणु भारों को जोड़ लीजिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। बच्चों ये क्षार है, चूंकि क्षार है तो विस्थापनीय OH 1 है, इसलिए इसमें 1 से इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे। ये बच्चों हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 1, ये आ गया 40। तो बच्चों यहां रख दीजिए ले जाकर के। W मीन्स ये आपका 40 है, इसका तुल्यांकी भार भी 40 आ गया। और बच्चों आयतन जो है वह 1/2 लीटर है, तो 1/2 लिख दिए। ये 40 कट गया बच्चों, तो इस प्रकार हो गया N इक्वल टू, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो बच्चों इस प्रकार सवाल लगाते हैं। इसी तरह का बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। H2SO4 के किसी विलयन की नॉर्मलता 1/2 है। विलयन का आयतन 500 ml है। H2SO4 का एक जलीय विलयन बनाया गया है। विलयन का आयतन 500 ml है और विलयन की नॉर्मलता 1/2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस विलयन में H2SO4 की कितनी मात्रा आपने घोला है। तो बच्चों फार्मूला ये है, W बराबर NeV लिख दिए। बच्चों N पता है, V पता है, E निकाल लीजिए। तो बच्चों E तुल्यांकी भार है, तो H2SO4 का अणुभार बटे वैलेंसी, तो H2SO4 की वैलेंसी बच्चों 2 है। तो यहाँ इसका अणुभार बच्चों हाइड्रोजन 2 है, 2 × 2, सल्फर 32 है, 16 चौके 64 अपान 2। तो बच्चों E इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 49। इसका तुल्यांकी भार बच्चों आ गया 49। तो W इक्वल टू बच्चों N के स्थान पे 1/2, E के स्थान पे 49, और बच्चों V 500 ml है, तो 500 डिवाइड बाई 1000, ये 500 का 500 दुना है 1000। तो बच्चों ये आ गया आपका 49/4, 4 का 4 दूनी 8, 1 बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग सवाल हल कर लेते हैं। बच्चों अब हम इसी नॉर्मलता में ही कुछ आगे बढ़ते हैं और नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन देखते हैं। ये क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे बच्चों कोई विलयन आपने बनाया है और वो विलयन काफी मीठा है या कुछ इस तरह से है, तो उसमें क्या करते हैं आप एक्स्ट्रा पानी मिला देते हैं, तो जिससे उसकी जो मिठाई है वो कुछ कम हो जाती है। इसी को कहते हैं डाइल्यूट। आपने विलयन को डाइल्यूट कर दिया, आपने एक्सेस में जो है जल या कुछ जिसमें भी वो घोला गया था उसको आपने मिला दिया। तो बच्चों इसके द्वारा हम एक नॉर्मलता समीकरण भी लिखते हैं। नॉर्मलता समीकरण मान लेते हैं बच्चों कोई पार्ट है आपके पास, इसमें जो है आपका कोई पदार्थ घुला हुआ है, इसमें इसकी नॉर्मलता N1 है और इसका आयतन V1 है, और आपने इसमें एक्स्ट्रा जो है पानी मिला दिया, तो जाहिर सी बात है विलयन का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। विलयन का आयतन बढ़ जाएगा
तो मान लेते हैं ये आपका आयतन V2 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलता जो है इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बच्चों यहाँ देखिए कैसे हम लोग इसको करते हैं। बच्चों इसमें जो पदार्थ आपने घोला था, जो विलेय आपने घोला था, वो विलेय पदार्थ उसकी मात्रा तो बढ़ी नहीं है। बढ़ी किसकी मात्रा है, बढ़ी जो है आयतन, आयतन बढ़ा इसका। तो बच्चों जो फार्मूला ऊपर लिखा गया उस पर हम ध्यान दें तो W बराबर इस विलयन के लिए हम लिख रहे हैं N1V1। ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 1। अब इसमें जब आपने एक्स्ट्रा जो है पानी मिला दिया है, एक्स्ट्रा पानी मिला दिया तो जाहिर सी बात आयतन बढ़ जाएगा। क्या जिस पदार्थ को आपने घोला था, जिसकी मात्रा आपने W ली थी, उसको तो आपने मिलाया नहीं है। आपने इसमें केवल पानी मिला दिया या कुछ ऐसे जिसमें वह घुला हुआ था उसको मिलाया है आपने। तो जाहिर सी बात आयतन बढ़ेगा लेकिन W जो है वह वही रह जाएगा। अतः W नहीं बढ़ेगा। तो दूसरे केस के लिए भी, दूसरे पार्ट के लिए यदि हम लगाएं तो वह भी W ही आएगा, लेकिन उसकी सांद्रता बदल चुकी होगी, N2 मान लेते हैं। और आयतन क्योंकि आपने इसमें जल मिला दिया, कुछ मिला दिया है, तो अब आयतन हो गया N2। अब बच्चों आप देखिए समीकरण नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट होता है दोनों W एक ही है, दोनों विलेय के पदार्थ की मात्राएं हैं जो कि अपरिवर्तनशील है। अतः N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसे कहते हैं बच्चों तनुता समीकरण, इसे कहते हैं तनुता समीकरण, तनुता समीकरण। आपने सॉरी ये तनुता समीकरण नहीं, ये डायल्यूशन समीकरण है। तो बच्चों ये N1V1 इक्वल टू N2V2। अब इस पे एक सवाल देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कोई हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है, इसकी नॉर्मलता मान लेते हैं 1/10 है, इसकी नॉर्मलता 1/10 है और इसका आयतन मान लेते हैं 500 ml है। अब बच्चों इसमें जो है 500 ml और पानी मिला दिया जाता है, 500 ml और पानी मिला दिया जाता है बच्चों। तो आयतन कितना हो जाएगा, चूंकि 500 और पहले था, 500 का पहले था 500 ml, 500 आपने और मिलाया है तो 5 कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। और इसकी सांद्रता मान लेते हैं बच्चों, जो नॉर्मलता है वो N2 मान लेते हैं। तो तनुता समीकरण से बच्चों लगाते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये बच्चों हो जाएगा। अब N1 के स्थान पे बच्चों 1/10 और V1 के स्थान पे बच्चों हम 500 लिख सकते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 1000। हमने आयतन को लीटर में लिखने के लिए बताया है। यहां N2 पता नहीं है बच्चों, और 1000 जो आपका 1000 ये है, पर ये लिखना है N1V1 हो गया ये, N2V2। V2 बच्चों 1000 ml हो गया है, इसमें भी आप 1000 से भाग देंगे तो ये भी लीटर में बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ ये 2 आ जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 1/20। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि नॉर्मलता 1/10 थी, अब 1/20 हो गई है, नॉर्मलता घट गई है। तो बच्चों इस तरह के सवाल को हम जो है इस तरह लगाते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब बच्चों आते हैं एक अदर जो है इसी पार्ट में, नॉर्मलता में ही आते हैं अलग से, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर। मतलब कुछ आपने एक्स्ट्रा मिला दिया है, अन्य पदार्थ को मिला दिया है। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर, अन्य पदार्थ को वैसा ही पदार्थ जो था वैसा ही पदार्थ आपने एक्स्ट्रा मिला दिया है। तो इसके बारे में देखिए क्या है। चलिए बच्चों देख मान लेते हैं आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये है। ऐसा समझ लीजिए आपने 2 तरीके के शरबत को बनाया, 2 बर्तन में आपने 2 प्रकार की शरबत को बनाया। ये कम मीठा है और वो अधिक मीठा है, और उसके बाद बनाने के बाद दोनों को मिला दिया आपने। उन दोनों पार्ट के जो बर्तन आपके हैं उन शरबतों को आपस में मिला दिया। अब जाहिर सी बात है जो ज्यादा मीठा होगा अब वह कम मीठा एकदम एक में मिल गया,
वह कम मीठा हो जाएगा, और जो कम मीठा रहा होगा उसकी मिठास कुछ बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही बच्चों यहाँ पर भी मैटर है कि हमारे पास एक ही प्रकार के दो सॉल्यूशन है। मान लेते हैं यह HNO3 है और यह भी हमारा HNO3। इसकी नार्मलता मान लेते हैं बच्चों 1 है और इसका आयतन मान लेते हैं बच्चों 100 ml है। इस तरह का एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है बच्चों ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से बता दे रहे हैं। पहले हम फार्मूले का निगमन कर दें। इसकी नार्मलता N1 है और आयतन V1 है बच्चों। इसकी नार्मलता N2 है और इसका आयतन V2 है। बच्चों जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो इसकी नार्मलता कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं इसकी नार्मलता क्या हो जाएगी? हो सकता है आपके समझ में आ रहा हो कि N1 प्लस N2 ना, ये बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, आयतन, ये आयतन प्लस वो आयतन, दोनों आयतन जुड़ेगा तो इसका कुल आयतन हो जाएगा V1 प्लस V2 और नार्मलता मान लेते हैं बच्चों N होगी। तो बच्चों यहां से अगर आप देखेंगे इस फार्मूले को आप लगाइए W इज इक्वल टू, चूंकि बच्चों एक ही पदार्थ है, एक ही प्रकार का विलयन है वो, तो दोनों वहां वहां और वहां सबकी नार्मलता, वो क्या नाम है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार सबका समान आएगा। क्यों? क्योंकि तुल्यांकी भार बच्चे होता है मोलर मास, अणु भार अपान वैलेंसी, तो वैलेंसी वही रहेगी एक, और अणु भार भी बच्चों इसका यही रहेगा। इसलिए इसकी इक्विवेलेंट वेट जो है आपका तुल्यांकी भार वो भी सबका समान होगा। तो बच्चों इसके लिए W1 कह दे रहे हैं। W1 बराबर N1 E, दोनों के लिए एक रहेगा, और V1। यहां देखिए बच्चों इसके लिए W2 बराबर N2 E, बच्चों तुल्यांकी भार वही रहेगा, और V2। और बच्चों यहां जो W प्राप्त होगा वह कितना रहेगा बच्चों? जाहिर सी बात है यहाँ जो HNO3 की मात्रा है और यहाँ पर जो HNO3 की मात्रा है, अब जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, ये हो जाएगा बच्चों। इसकी मात्रा और इसकी मात्रा दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि अलग अलग है ना। तो बच्चों W बराबर यहाँ मान लेते हैं नार्मलता N हो जाती है, तुल्यांकी भार बच्चों E होगा, और आयतन कितना होगा बच्चों? आयतन W बराबर NeV से लिखा जा रहा है, N मान लेते हैं हो जाता है, और तुल्यांकी भार चूंकि HNO3 है तो उसका तुल्यांकी भार चूंकि यहाँ आपने E माना है तो वहां पर भी E ही होगा, और आयतन बच्चों दोनों जुड़ जाएगा V1 प्लस V2 बराबर W1 के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं N1 EV1 प्लस N2 EV2। बच्चों यहां देखिए NeV1 प्लस V2 इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर हम E कॉमन ले सकते हैं, N1 V1 N2 V2 और E, बच्चों E से हम E काट सकते हैं। इसकी नार्मलता बच्चों मिली कैपिटल N इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो बच्चों ये डाइल्यूशन ऑफ मिक्सर है, मतलब एक ही पदार्थ के दो लोगों को आपने मिला दिया है और मिलाने के बाद जो विलयन बना हुआ है उस विलयन की आपको नार्मलता ज्ञात करनी थी। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला हमने डेरिवेट कर दिया, ये हो गया। बच्चों आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, HNO3 ही ले लेते हैं। और जो मान लेते हैं HNO3 के दो सोल्यूशन हमारे पास हैं। HNO3 हमारे पास है उसके दो सोल्यूशन हमारे पास हैं। एक की नार्मलता N1 इक्वल टू 1 है और इसका आयतन है मान लेते हैं 100 ml। दूसरा बच्चों मान लेते हैं इसकी नार्मलता मान लेते हैं बच्चों 1/2 है और इसकी जो है इसका आयतन बच्चों मान लेते हैं जो है 200 ml है। अब बच्चों इन दोनों HNO3 के विलयनों को आपस में मिला दिया जाता है।
HNO3 के जो विलयन है इनको आपस में बच्चों मिला दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि इस जो प्राप्त सॉल्यूशन है अब बड़ा वाला, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। n इक्वल टू बच्चों क्वेश्चन मार्क होगा और आयतन बच्चों कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात दोनों आयतन जुड़ जाएंगे तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 प्लस 200 बच्चों ये हो जाएगा 300 ml। तो बच्चों अभी अभी आपने लिखा था n इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये आपका फार्मूला आया था। सीधे सीधे बच्चों रख दीजिए 1 इंटू 100, चाहे तो आप 1000 से भाग दे चाहे भाग ना दे, क्योंकि ऊपर नहीं भाग देंगे नीचे भी नहीं देंगे, इसलिए हम भाग नहीं दे रहे हैं बच्चों। 1 इंटू 100 1/2 इंटू 100 200 है बच्चों, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 का मान 300 आ गया। तो बच्चों ये देखिए ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 प्लस 100 अपान 300, तो ऊपर बच्चों आ गया 200 अपान 300, ये 2 जीरो कट जाएगा, 2/3 ग्राम तुल्यांक अपान लीटर। या बच्चों सिर्फ यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के विलयनों की सांद्रता भी आप निकालना, सांद्रता नॉर्मलता भी सांद्रता ही है, तो इस प्रकार के विलयनों की बच्चों सांद्रता आप निकालना जान गए। तो अब हम आते हैं, ये हमारा था नॉर्मलता। नॉर्मलता बच्चों इस प्रकार नॉर्मलता जो है हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। तो बच्चों बिलियन के प्रति लीटर में, बिलियन के प्रति लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं विलेय के जो भी मोलों की संख्या है वह स्मॉल n से निरूपित की जाती है, स्मॉल n, और आयतन को हम कैपिटल V से निरूपित करेंगे, और मोलरता बच्चों मोलरता को हम कैपिटल M से निरूपित करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से निरूपित करते हैं। तो बच्चों फार्मूला क्या बना, मोलरता M इक्वल टू, मोलरता M इक्वल टू क्या है, बिलियन के प्रति लीटर में विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने हैं, n अपान विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी बिलियन के प्रति लीटर में, तो बिलियन का कुल जो है कैपिटल V मान लेते हैं तो वह V हो जाएगा। ध्यान रहे यह ml में प्रायः दिया रहता है, इसे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका लीटर बन जाएगा। तो बच्चों यही हो गया m इज इक्वल टू n अपान V। इसका मात्रक बच्चों होता है मोल प्रति लीटर। अगर बच्चों आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोलों की संख्या n बराबर क्या होती है, n बराबर होती है पदार्थ की मात्रा, जिसकी भी आप मोल निकाल रहे हैं, पदार्थ की मात्रा डिवाइड बाई अणुभार, जिस पदार्थ का आप निकाल रहे हैं उसी के अणुभार से आप डिवाइड करेंगे। तो बच्चों n इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, जहां प्राय ग्राम में रहता है, तो बच्चों यहाँ देखिए n इज इक्वल टू पदार्थ की मात्रा को हम W से लिखते हैं और भार को बच्चों हम कैपिटल M से लिखा करते थे। लेकिन चूंकि अब मोलरता को कैपिटल M से यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अणुभार यहाँ पर हम M डैश कर दे रहे हैं बच्चों, और भी M डैश को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। M डैश इक्वल टू क्या है, जिस भी पदार्थ के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वह उसका क्या है बच्चों, अणुभार है। तो बच्चों अगर आप इतना इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको बच्चों हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू n के स्थान में बच्चों हम लिख सकते हैं W बाई कितना, ये कहां से आ गया, अणुभार ये ना, W बाई M डैश इतना हो जाएगा अपान V। तो बच्चों कैपिटल M ये मोलरता है और M डैश बच्चों वो अणुभार है पदार्थ का, W अपान M डैश V। बच्चों इसे इतना भी लिखा जा सकता है, ये मोलरता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा अपान पदार्थ का अणुभार गुणे V। याद रहे ये जो V आयतन है ये लीटर में होना चाहिए। यहां से चाहे बच्चों तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू M डैश V।
बच्चों हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, इसकी हो सकता है हमें जरूरत पड़े। W इजिकल टू यम डैश और V। जहां यम मोलरता है, यम डैश पदार्थ का अणुभार है, जो विलेय है उसका अणुभार है, और V बच्चों उसका आयतन है। तो बच्चों इस प्रकार जो है हम इस फार्मूले के द्वारा जो है हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का आयतन 400 ml कर लिया गया है। इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। इसकी मोलरता बच्चों ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, तो बच्चों मोलरता यम इजिकल टू आपको बताया गया है N/V। तो सबसे पहले बच्चों यन ज्ञात कर लीजिए, या सीधे सीधे इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं W/M-V। तो W बच्चों कितना है? W इजिकल टू है आपका 20 ग्राम। यम डैश कितना है बच्चों? यम डैश का मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका अणुभार। अब इसका अणुभार बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये बच्चों परमाणु भार है। तो जब अणुभार निकालते हैं किसी भी अणु का अणुभार, उसमें जितने परमाणु होते हैं सभी के परमाणु भारों को जोड़ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 23 + 16 + 1 बच्चों ये आ जाएगा 40। तो बच्चों हम लोग यहां रखेंगे यम इजिकल टू W के स्थान पे 20। ये हो गया बच्चों यम डैश के स्थान बच्चों 40 आ गया, और V का मान कितना बच्चों 400 है। लेकिन ये 400 में आप 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आयतन आपका जो होता है वो लीटर में होता है। 20 दूना 40, ये बच्चों चला जाएगा 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 2 × 400 हो जाएगा बच्चों, ये 500 हो जाएगा। 500 5 400, 5/4 हो गया बच्चों ये 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 मोल प्रति लीटर। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। इस प्रकार बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। H2SO4, एक आपका बच्चों अलग क्वेश्चन है। H2SO4 घुले विलयन का आयतन 500 है। H2SO4 किसी विलयन में H2SO4 को घोल करके विलयन का आयतन बच्चों 500 ml कर लिया गया है। विलयन की मोलरता बच्चों कह रहा है 1/2 है। H2SO4 किसी विलयन में घोला गया है और उस विलयन का आयतन 500 ml है। यदि उस विलयन की मोलरता 1/2 हो तो H2SO4 की कितनी मात्रा घोली गई है? H2SO4 की कितनी मात्रा घोली गई है बच्चों, ये सवाल आपका है। तो बच्चों सीधे सीधे आप आइए, यम इजिकल टू W/M डैश और V। यहां से आप लिख सकते हैं W इजिकल टू यम डैश V। ये हो गया बच्चों। तो W इजिकल टू यम, ये बच्चों मोलरता है 1/2 यहां दिया गया। देखो यम डैश बच्चों H2SO4 का अणुभार, तो बच्चों इसका होता है 1, इसका होता है 32, इसका होता है 16। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 2 + 32 + 16 चौके 64 बच्चों, आप इसे जोड़ेंगे तो ये आपका 98 आएगा। इसका अणुभार हो गया 98 बच्चों। और V जो आयतन है ये कितना है? 500 ml है। 500 इसमें 500 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर बन जाएगा। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 49, ये आपका हो जाएगा 2। 49 में बच्चों 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 24.5 मोल प्रति लीटर। दी गई है कितना है? 10%, 10% दिया गया है। H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, और यहां दिया गया है विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है बच्चों। 10% W/W का मतलब क्या हुआ? आप अगर जो लेक्चर नंबर आप 1 देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा W/W का मतलब होता है ये विलेय होता है और ये विलयन होता है।
नीचे जो होता है वो बिलियन होता है। तो बच्चों इसमें हो जाएगा H2SO4 की मात्रा W, यही विलेय है। W इक्वल टू कितना 10 ग्राम। और ये 10 ग्राम जो है H2SO4 की मात्रा वह कितने ग्राम में विलेय है? बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा बच्चों, यहाँ बिलियन की मात्रा लिखिए बराबर कितना हो जाएगी 100 ग्राम। बच्चों अगर आप फार्मूला लिखें मोलरता का, तो मोलरता का फार्मूला बच्चों होता है M इज इक्वल टू W अपान M डैश और V। बच्चों ये होता है। यहां पर बच्चों बिलियन का आयतन चाहिए, ना कि बिलियन की मात्रा। यही हम फंस जाते हैं बच्चों, यही हम फंस गए। अब ये जो बिलियन की मात्रा है इसको हम आयतन में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए बच्चों ये दिया गया है बिलियन का घनत्व। तो बच्चों अगर जो हम देखें W हमें पता हो गया 10 ग्राम, M डैश भी हम बच्चों निकाल लेते हैं। M डैश बच्चों आपका H2SO4 है, इसका भार अभी निकाला गया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 98 आया था। तो बच्चों अब V ज्ञात करें। बिलियन देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ये फार्मूला बच्चों बताया गया था। अब बच्चों बिलियन का जो द्रव्यमान है वो 100 है, आयतन बच्चों नहीं पता, वही तो निकालना है। अघनत्व बच्चों 1.1 दिया गया है। तो बच्चों V इज इक्वल टू, चूंकि ये ग्राम प्रति लीटर में दिया गया बच्चों, तो 100/1.1, तो ये बच्चों 1000 आ जाएगा। 111 इसे लिख दे, ये हो जाएगा ml। तो बच्चों हमें बिलियन का आयतन पता हो गया, बिलियन की मात्रा से हम बिलियन के आयतन में चले आए। अब बच्चों हम यहाँ लिख दें M इज इक्वल टू W की पोजीशन पे हम लिख दें कितना बच्चों 10, और M डैश, तो M डैश जो आपका है वो कहाँ है, ये M डैश इसका भार है 98 है बच्चों। और ये जो है आपका 1000/11 बच्चों, ये 10 कट जाएगा और ये 11 चला जाएगा ऊपर बच्चों, ये 9800 बच्चों, यही इसका आंसर है। इसे चाहे आप 9800 से भाग दे दीजिएगा, 9800 से चाहे इसे रहने दीजिए। ये मोल प्रति लीटर। यहाँ सिर्फ तरीका बताया गया कि इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया था 10% W/W, चूंकि यहाँ हमें जो नीचे यहाँ ये बिलियन की मात्रा यहाँ मिली 100 ग्राम, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया है। हमें चाहिए बिलियन का आयतन, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व से बच्चों हम इस प्रकार जो है इसे हल कर लिए। अब हम बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि जल का घनत्व, यदि जल का, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये। यदि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml हो, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि जल का घनत्व बच्चों 1 ग्राम प्रति ml हो तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों और कुछ नहीं दिया गया, बस इतना ही है। जल का सूत्र बच्चों आप जानते हैं क्या होता है, H2O। बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसका अणुभार निकालेंगे, H2O का अणुभार यही निकाल लीजिए बच्चों। अणुभार, अणुभार को बच्चों हम लोग M डैश से निरूपित किए हैं। यहाँ पर M डैश इक्वल टू, एक हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 + 16 हो जाएगा बच्चों 18। बच्चों घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात 1 ml में जो जल 1 बिलियन खुद ही है, उसके 1 ml में वह कितना ग्राम है, 1 ग्राम। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं W उसकी मात्रा है वह 1 ग्राम है, और आयतन बच्चों कितना है 1 ml, अर्थात 1 ml में वह 1 ग्राम है। जल जो कि 1 स्वयं बिलियन है, उसके 1 ml में उसकी मात्रा 1 ग्राम है।
तो बच्चों ये हम लिख दिए, और इसका अणुभार हमें यहाँ पता चल ही गया है 18 है। तो बच्चों बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं इसकी मोलरता, m बराबर W अपान m डैश इंटू V। बच्चों V W का मान है 1 लिख दे रहे हैं बच्चों। m डैश का मान बच्चों कितना है 18 है, H2O का अणुभार, और भी बच्चों 1 ml है। अब 1 ml है, चूंकि बच्चों यहाँ पर हमने बार बार का आयतन आपका लीटर में होना चाहिए, तो 1/1000 हम कर देंगे बच्चों, 1000 चला जाएगा ऊपर और 18, तो 18 × 90, फिर 10 बचेगा, फिर 18 × 90, ये बच्चों इस तरह आता रहेगा 55.555 आता रहेगा मोल प्रति लीटर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये जल की मोलरता अगर उसका ग्राम घनत्व दिया गया हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों जल का घनत्व हमें दिया गया था और उससे हमने उसके अणुभार की गणना कर ली। बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक पे। बच्चों एक हमारे पास सॉल्यूशन है Na2CO3 का। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, Na2CO3 को जल में घोलकर Na2CO3 के 53 ग्राम को, इसकी मात्रा बच्चों कितनी है 53 ग्राम को जल में घोल करके उसका आयतन 500 ml किया गया, 5 ml बना लिया गया बच्चों। Na2CO3 के 53 ग्राम को जल में घोलकर उसका आयतन 500 ml कर दिया गया बच्चों। आपको इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, m ज्ञात करना है, और Na+ की भी मोलरता ज्ञात करनी है। यही बच्चों इसमें एक्स्ट्रा आया है, बाकी कुछ नहीं है। सबसे बच्चों जो विलयन बनता है उसकी हम मोलरता ज्ञात कर लें। तो बच्चों सीधे सीधे इसकी बात मोलरता, हाँ बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो बच्चों इसकी मोलरता m = W अपान m डैश इंटू V। W Na2CO3 की मात्रा है और m डैश जो है ये Na2CO3 का अणुभार है और V उसका आयतन है। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए W की मात्रा कितनी हो जाएगी 53। इसका अणुभार बच्चों यहां देखिए, इसका अणुभार हम लिख रहे हैं तो 2 गुणित सोडियम का 23 है प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 × 48 12 60 60 और 46 106 बच्चों हो जाएगा। इसका अणुभार 106 हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों 106 लिख दे रहे हैं। इसका अणुभार 500 है तो 500 बटे सॉरी इसका आयतन 500 ml है बच्चों, तो आयतन हमें लीटर में लिखना है, 500 बटे 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 53 × 1000 चला गया ऊपर 106 × 500, 53 दूना 106, ये 1000 हो जाएगा, कट जाएगा कितना 1 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों इसकी मोलरता आ गई 1 मोल प्रति लीटर, जिसका तात्पर्य हुआ है कि विलयन के 1 लीटर में Na2CO3 का 1 मोल घुला हुआ है। मोलरता से तो यही पता चलता है ना कि प्रति लीटर में वह पदार्थ जो पदार्थ घुला हुआ उसके कितने मोल हैं। तो बच्चों इसके जो है 1 मोल है, इसकी मोलरता 1 है। बच्चों Na+ की जो मोलरता पूछा है उसे हमें एक इक्वेशन के माध्यम से लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसका आयनाइजेशन करिए बच्चों। तो Na2CO3, तो बच्चों इसका आयनाइजेशन कुछ इस तरह से होगा 2Na+ प्लस CO3 - 2, इसका ये बच्चों यह इसकी मोलरता कितनी है 1 मोल। तो बच्चों ये कितना बन रहा है 2 मोल, ये कितना बन रहा है 1 मोल। इस क्वेश्चन में आपसे CO3 की भी मोलर सांद्रता पूछी जा सकती थी कि Na2CO3 को जब इस प्रकार घोला जाता है तो इसमें जो कार्बोनेट आयन बनते हैं उसकी सांद्रता कितनी होगी। बच्चों ये कितने लीटर में घोला गया है
1 लीटर में, मतलब 1 मोल प्रति लीटर जो आया उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी Na और कार्बोनेट आयन भी तो उसी में रहेंगे, ये भी एक। तो इसकी मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों सोडियम कितने मोल है, यहाँ जो लिखा है 2 मोल, अर्थात Na प्लस की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर, जबकि यही कार्बोनेट आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होगी, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 लीटर यहाँ पर भी। तो बच्चों इस प्रकार इसके लिए रिएक्शन देना जरूरी है। अगर ये रिएक्शन आप नहीं दे पाएंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। अब बच्चों इसमें हम चलते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन ठीक उसी प्रकार जैसे नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब बच्चों होता क्या है, अभी हमने आपको नॉर्मलिटी में समझाया था कि एक हमारे पास कोई विलयन है, उसमें हमने पानी मिला करके उसको डाइल्यूट कर दिया, एक्स्ट्रा में कुछ एक्वस सॉल्यूशन मिला करके, सॉल्यूशन ना कहिए बल्कि पानी वगैरह है कुछ इस तरह जिसमें वो घुला हो, उसे मिला करके जब उसके आयतन को बढ़ा दिया जाता है तो विलयन डाइल्यूट कहलाता है। यहां पर मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन है बच्चों। तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। हमारे पास एक पार्ट है, एक बर्तन है, इसकी मोलरता m1 है मान लेते हैं, इसकी मोलरता m1 है और आयतन है बच्चों V1। इसकी मोलरता है कितना m1 और आयतन बच्चों कितना है V1। इसमें बच्चों जब हम पानी कुछ एक्स्ट्रा पानी एक्सेस में कुछ मिला देते हैं तो जाहिर सी बात है आयतन बढ़ जाएगा। मान लेते हैं बच्चों अब आयतन हो गया है V2, तब इसकी मोलरता बच्चों कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। एक पार्ट है जिसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है जिसकी मोलरता m1 है और आयतन V1 है, और बच्चों इसमें एक्सेस में हमने एक जल को मिला दिया, पानी को मिला दिया हमने, तो हम देखेंगे कि आयतन बढ़ जाएगा, निश्चित बढ़ेगा। तब इस स्थिति में हमारी मोलरता क्या होगी इसे हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस स्थिति में ध्यान दीजिए, अगर हम मोलरता की परिभाषा देखें तो हमारी मोलरता की जो डिफिनेशन आई थी तो प्रति एकांक आयतन, इसी विलयन के प्रति लीटर विलयन में विलीन, प्रति लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या को ये मोलरता कहते हैं, अर्थात मोलरता m बराबर N/V, ये आपका होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लगाइए तो m1 = N/V1। तो बच्चों यहां से हो जाएगा N M1V1। बच्चों इसमें जो घुला था, घुलनशील पदार्थ जो सोल्यूट था, उसे हमने तो बढ़ाया नहीं है, हमने तो पानी बढ़ा करके जो है पानी मिला करके इसका आयतन V2 कर लिया है। तो जाहिर सी बात है इस जो विलय है क्या उसके मोलों की संख्या बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ये आपका जैसे पहले था, इस विलयन में भी विलय के मोलों की संख्या उतनी ही होगी। अतः हम यहां अगर लिखें तो N ये हो जाएगा m2 और V2 हो जाएगा बच्चों। दोनों स्थितियों में विलय के मोलों की संख्या स्थिर है, अतः हम कह सकते हैं कि m1V1 = m2V2। बच्चों ये आपका मोलरता समीकरण कहलाता है, मोलरता समीकरण। बच्चों एक और आया था जो ऐसे N1V1 है और N2V2 जो आया था, इसे हमने तन्यता समीकरण गलती से बोल दिया था, जो कि तन्यता समीकरण नहीं है, नॉर्मलता समीकरण इसे कहते हैं। ये नॉर्मलता समीकरण है। तो बच्चों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि M1V1 = M2V2। तो बच्चों इस पर हम एक सवाल लेते हैं, बहुत इजी सवाल होता है इन सब पे लगाना। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास m/2 अर्थात एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता 1/2 है। हमारे पास किसी चीज का कोई विलयन है, किसी भी पदार्थ का एक विलयन है जिसकी सांद्रता जिसकी सांद्रता हमारे पास इसको दी गई है 1/2।
और इसका आयतन बच्चे मान लेते हैं 150 ml है, 150 ml है। अब कह रहे हैं कि इसमें जो है आपने पानी मिला दिया और इसका आयतन मान लो पानी मिला दिया और आयतन कितना पानी मिला है 150 ml और मिला दिया। तो जाहिर सी बात है 150 और 150 से बच्चों कितना हो जाएगा 300। तो यहां पर जो बिलियन का आयतन है वो 300 ml हो गया। तब इस स्थिति में हमसे पूछ रहा है इसकी मोलारिटी क्या होगी, इसकी मोलरता क्या होगी। तो बच्चों चलिए देखते हैं मोलरता समीकरण से m1 v1 = m2 v2। बच्चों ये हो जाएगा m1 v1, m1 का मान हो जाएगा बच्चों 1/2 और v1 का मान 150। चाहे 1000 से डिवाइड कीजिए चाहे ना डिवाइड कीजिए, चूंकि बराबर है इधर भी वही करेंगे तो 1000 यहां कट जाएगा। = m2 क्वेश्चन मार्क है बच्चों निकालना है और v2 आपका 300 हो गया। m2 = 1/2 × 150 और डिवाइड बाय 300। 150 गुना 200 बच्चों 1/2, 2 दूनी 4, 1/4 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों ये हो गया 1/4 मोल प्रति लीटर। इस तरह बच्चों हम डाइल्यूशन मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन इस तरह से हम हल कर लेंगे। अब बच्चों मोलरिटी ऑफ मिक्सर, आप इसमें कुछ मिक्स कर दे रहे हैं तब क्या होगा बच्चों, इस पे आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है मोलरिटी। अभी बच्चों इसके पहले आप पढ़े थे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर। ठीक बच्चों अगर जो वो समझ में आया तो ये भी एकदम वही चीज है। एक पार्ट बच्चों मान लेते ये है, दूसरा पार्ट ये है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया और ये जो है ये बन गया। कोई सॉल्यूशन मान लीजिए कि इसकी मोलरता बच्चों मान लेते हैं v1 है, इसका आयतन v1 है और इसमें चूंकि बच्चों 2 लोग हैं, जरूरी नहीं है कि जितना मोल इसमें घुला हो उतना ही मोल इसमें घुला हो, ये जरूरी नहीं है। यहां पर इसकी मोल इसमें जो मोलों की संख्या जो विलेय घुला है वह n1 है। जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है सेम टाइप सेम, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है बच्चों, ये दोनों सेम है। यहां इसकी मोलरता m2 है, आयतन बच्चों v2 है और नॉर्मलता बच्चों n2 है। तो बच्चों जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो जाहिर सी बात है v1 + v2 दोनों का आयतन, इसका जो कुल आयतन हो जाएगा वह v1 + v2 हो जाएगा। और यहाँ जो मोल होगी, मोलों की संख्या होगी, जाहिर सी बात है इसके n1 मोल है, n1 मोल और n2 मोल, तो ये हो जाएगा n1 + n2 मोल। तब इस स्थिति में हमें कहना है, हमसे कह रहा है कि आप जो है इसकी मोलारिटी ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यहां बच्चों हम m1 लिख सकते हैं, मोलरता = n1/v1। यहां से बच्चों n1 = m1 v1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों इसके लिए हो जाएगा n2 = m2 v2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर n दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसकी कुल मोलों की संख्या n = n1 + n2 हो जाएगा। अब बच्चों हम मान लेते हैं इसकी मोलारिटी m है तो m = ध्यान दीजिए बच्चों ऐसे लिख दे रहे हैं n = n1 + n2। इसके जो कुल मोलों की संख्या है वह n1 + n2 के बराबर होगी। अगर आप देखें तो n1 = m1 v1 लिखा गया बच्चों, तो ये जो n है वो इसका है बच्चों, इसकी मोलरता कितनी है m2 है और n = m1 v1, तो बच्चों मोलरता लीजिए। और यहाँ का आयतन कितना, आयतन लिखा जाएगा, यहाँ का आयतन बच्चों है v1 + v2। n1 की वैल्यू बच्चों है m1 v1 और ये आपका m2 v2। तो मोलरता m2 = बच्चों हो जाएगा m1 v1 m2 v2 / v1 + v2। इसको कहते हैं बच्चों मोलरिटी ऑफ मिक्सर। मतलब एक ही पदार्थ का, एक ही प्रकार का 2 सॉल्यूशन है, उनकी मोलरताएं अलग अलग हैं
अब उन दोनों को जब आपस में मिला लेते हैं तो ओवरऑल अब इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो बच्चों इस फार्मूले से हम हल करेंगे। M2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। चलिए बच्चों इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के एक ही पदार्थ के दो भिन्न भिन्न सॉल्यूशन हैं। एक ही पदार्थ के एक बच्चों ये है और एक ही है। मान लेते हैं बच्चों दोनों क्या है, H2SO4 है, H2SO4 है। इसकी मोलरता बच्चों मान लेते हैं 1/2 है और इसका आयतन मान लेते हैं बच्चों कितना है, 100 ml है। और जो दूसरा H2SO4 का सॉल्यूशन है बच्चों, इसकी मान लेते हैं जो है मोलरता 1 है और इसका जो आयतन है बच्चों कितना है, 200 है। 200 आयतन ml हो गया, ये ml में ही है बच्चों। अब इनको बच्चों मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद आपसे पूछ रहा है इसकी मोलरता कितनी होगी। और इसका आयतन बच्चों हम ऐसे निकाल लेंगे, इसके मान लेते हैं M2 हो गया तो आयतन बच्चों कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ 2 है तो यहाँ सीधे सीधे M लिखिए। तो V2 बच्चों यहाँ 100 200 है, यहाँ 100 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 100 और 200 कितना हो जाएगा, 300। बच्चों फार्मूला लगा दीजिए। अभी अभी जो कंबाइंड मिला था मोलरता, M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। बच्चों M1 की वैल्यू 1/2 इंटू V1 का मान 100, M2 की वैल्यू बच्चों 1, ये 200 हो जाएगा। V1 प्लस V2 की वैल्यू बच्चों कुल मिलाकर के 300 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 50, 200 का निम्न 250 हो गया अपान 300। ये बच्चों कट जाएगा, 5 × 25 5 × 30 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार बच्चों मोलरता से संबंधित सवाल हल करेंगे। अब बच्चों एक नया टॉपिक लेते हैं, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो बच्चों आपने नॉर्मलता पहले पढ़ा और मोलरता अभी अभी आपने देखा है। तो बच्चों नॉर्मलता के लिए ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन N एंड M। जहां M नॉर्मलिटी और M जो है मोलरिटी है। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा था फॉर नॉर्मलिटी के लिए बच्चों आपने देखा था W इज इक्वल टू N E और V। W इज इक्वल टू N V, जहां W जो है विलेय की मात्रा ग्राम में है, N नॉर्मलता है, E इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांकी भार है और V बिलियन का आयतन लीटर में है। और इसी प्रकार बच्चों अभी अभी आपने देखा मोलारिटी। तो मोलारिटी बच्चों अभी अभी आपने देखा W इज इक्वल टू M डैश और V, समीकरण नंबर 2। जहां बच्चों ये W जो है विलेय की मात्रा है ग्राम में, M मोलरता है और M डैश जो बच्चों है यह M डैश जो है उस विलेय का अणुभार है और V आयतन में है। तो बच्चों दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो M डैश V इज इक्वल टू N E V। बच्चों V और V कट जाएगा तो ये आपको मिला M डैश इज इक्वल टू N E। ये बच्चों M जो है ये आपका है मोलरता गुणे अणुभार, M डैश अणुभार है बराबर
नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो बच्चों ये इस टाइप के सवाल जो है, इस पे सवाल, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। सिर्फ एक क्वेश्चन हम इसे बता दे रहे हैं, आप बाकी जो है बुक का सहारा लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों इन मोलरता और नॉर्मलता में संबंध है, मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। चलिए बच्चों इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है, H2SO4 विलयन की नॉर्मलता, H2SO4 की नॉर्मलता आपको दी गई है। इसकी नॉर्मलता N = 1/10 है। तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, आप जानते हैं इसका मात्रक। तो H2SO4 की मोलरता आपसे पूछ रहा है, मोलरता अर्थात M = क्वेश्चन मार्क। कोई बच्चों H2SO4 का एक विलयन है जिसकी नॉर्मलता आपको दी गई 1/10 और नॉर्मलता दी गई है, मोलरता पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप भली बात ही परिचित है। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का बच्चों होता है 16। तो H2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए बच्चों। इसका अणुभार बच्चों देखिए हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का बच्चों 4 है तो 16 होता है, ये हो जाएगा बच्चों। ओवरऑल जब ऐड करेंगे तो इसका 98 मिलेगा। बच्चों इसका तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। इसे बच्चों हम M डैश लिखते हैं, कैपिटल M डैश। इसका तुल्यांकी भार बच्चों आ जाएगा अणुभार बटे जो है बैलेंसी, संयोजकता जिसे कहते हैं, संयोजकता। तो बच्चों इसका अणुभार 98 आया हुआ है। और बैलेंसी, इसकी बैलेंसी बच्चों ये आपका एक अम्ल है H2SO4 जिसमें 2 हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, यही हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों विस्थापित हो जाएंगे। क्यों विस्थापित हो जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और ये ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। तो बच्चों इसकी बैलेंसी 2 है, चूंकि 2 हाइड्रोजन विस्थापित होंगे तो ये आप काट देंगे, आ जाएगा 49। अब बच्चों देखिए आप पढ़े हैं M डैश मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, ये पढ़े हैं। मोलरता हमसे पूछा है, अणुभार बच्चों इसका कितना है 98, ये 98 हो गया। N बच्चों 1/10 दिया गया यहाँ पर। इसका तुल्यांकी भार बच्चों अभी अभी निकाला है तो 49 आया है। 49 दूना 98, तो बच्चों M = 1/2 × 10 हो जाएगा बच्चों 1/20 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध के द्वारा जो है आप इस तरह से नॉर्मलता दिया गया होगा तो मोलरता ज्ञात कर लेंगे, और अगर ये मोलरता दिया गया होगा तो नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। बच्चों अब हम आते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इधर बच्चों टॉपिक छोटे छोटे ले रहे हैं हम ताकि थोड़ा समय से खत्म हो जाए। जितना आप इसमें बच्चों प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपके समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन इसे कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, विलयन की सांद्रता पढ़ रहे थे, सब में विलयन की सांद्रता ही निकलती थी। ये मोल प्रभाज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोल प्रभाज विलेय का भी होगा और विलायक का, दोनों का इंडिविजुअली होगा, और विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है।
विलयन का मोल प्रभाज बच्चों होता है सदैव एक। इसमें विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज अलग अलग निकलेगा। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, विलेय, विलेय का मोल प्रभाज, इसकी डिफिनेशन दी जा रही है। बच्चों कोई विलेय है, यहाँ बच्चों जो हमें अध्ययन करना है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही लेना है, जिसमें एक विलायक होगा और जो है एक जो है विलेय होगा, एक विलेय और एक विलायक, इसके अलावा कोई थर्ड नहीं होगा। तो बच्चों विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ध्यान दिए बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बच्चों ओवरऑल आप एक कह सकते हैं कि विलयन के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन में दो ही लोग हैं, विलेय और विलायक, तो दोनों यहाँ मोलों की संख्या दोनों के योग के बराबर लिखी गई है। तो सीधे सीधे इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यदि विलेय का मोल जो है, विलेय के मोलों की संख्या मान लेते हैं n है, और विलायक के जो बच्चे मोलों की संख्या मान लेते हैं क्या है? कैपिटल N है। बच्चों जो अधिक होता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो कम होता है वो विलेय होता है। तो बच्चों विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का फार्मूला हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बच्चों हो जाएगा n स्मॉल n, और ये विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बच्चों ये हो गया, ये बच्चों विलेय का है। अगर हम विलायक का लिखें, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलेय का जिस प्रकार लिखे ठीक उसी प्रकार विलायक का भी मोल प्रभाज होगा। तो विलायक का मोल प्रभाज, तो बच्चों जब विलेय का मोल प्रभाज लिख रहे थे तो विलेय के मोल ऊपर आए थे, तो यहाँ पर विलायक क्या आएंगे? तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N अपान नीचे वही रहेगा, ये हो जाएगा, ये विलायक का मोल प्रभाज हो गया। अब विलयन का मोल प्रभाज क्या जाए? तो बच्चों विलयन का मोल प्रभाज हमेशा कितना होता है? 1। बच्चों विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का हर समान है, n प्लस कैपिटल N ऊपर आ जाएगा, तो n प्लस कैपिटल N और नीचे n प्लस कैपिटल N करके कितना आ जाएगा? a। बच्चों इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो बच्चों मोल प्रभाज विलेय और विलायक दोनों का निकलता है, और विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो सदैव एक होता है। बच्चों इसको यदि हम लिखना चाहें तो एक तरीका और लिखने का, देखिए मोल को हम लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार। ये स्मॉल m विलेय का अणुभार है, W उसकी मात्रा है। यहाँ पर विलेय पुनः है, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय की मात्रा W और अणुभार मान लेते हैं m है, प्लस यहाँ विलायक है, विलायक की मात्रा कैपिटल W मानिए और इसका अणुभार कैपिटल M। तो बच्चों ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर कैपिटल W अपान कैपिटल M, स्मॉल W अपान स्मॉल m और कैपिटल W अपान कैपिटल M, यहाँ भी हो सकता है। तो बच्चों मोल प्रभाज आपने समझा कि विलेय और विलायक दोनों का निकलता है, और जो विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो सदैव एक होता है। आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हम लोग जो है इसको लगाते हैं, कैसे लगाने का तरीका क्या है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये है, एसीटोन के 58 ग्राम, कह सकते हैं एसीटोन के 58 ग्राम को 900 ग्राम जल में घोल दिया गया है। एसीटोन, ध्यान दीजिए बच्चों, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये विलेय हो गया इसके 58 ग्राम, इसके 58 ग्राम को, क्वेश्चन है बच्चों ये, जो ये आपका सोलूट है, ये आपका सोलूट है और आपका जल H2O, इसके 900 ग्राम जल में जो है घोल दिया गया है। ये आपका कैपिटल W हो जाएगा। ये आपका बच्चों सॉल्वेंट, ये आपका विलायक है। क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है, 58 ग्राम एसीटोन को 900 ग्राम जल में, 900 ग्राम जल में घोल दिया गया है। तो विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। विलेय आपका जाहिर सी बात है, ये कम है तो ये विलेय होगा, ये अधिक है तो ये आपका विलायक हो जाएगा। तो बच्चों विलेय, ये आपका विलेय हो गया और ये आपका बच्चों क्या हो गया, विलायक। तो बच्चों मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें मोलों की संख्या चाहिए। तो मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहां देखिए विलेय आपका एसीटोन है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से निरूपित किए थे, n बराबर इसकी मात्रा बटे इसका अणुभार। अब बच्चों देखिए इसकी मात्रा तो 58 है, 58, इसका अणुभार बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहां भी कार्बन हाइड्रोजन यही सब है। तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा, 12 और 3 12 3 15 और 15 इसका भी, 15 15 30, 30 और 12 42, 42 और 16 58, 42 और 16 58। बच्चों इसका अणुभार 58 है आया। तो बच्चों यहां रख दिया गया, कट गया, इसका कितना मोल है, 1 मोल है, यह 1 मोल है। अब विलायक के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। विलायक के मोलों की संख्या, इसे बच्चों हम कैपिटल N लिखते हैं। तो विलायक के मोलों की संख्या बच्चों हो जाएगा, विलायक कितना है, ये कैपिटल W बटे कैपिटल M अणुभार होगा। तो ये आपका 900 है बच्चों, ये आपका 18, 18 25 90, 50 मोल है। अब जब बच्चों मोलों की संख्या आपको पता हो गई है तो आप विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं, विलेय का मोल प्रभाज, बच्चों विलेय का मोल प्रभाज ध्यान दीजिए, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, तो बच्चों आपने ये लिखा था स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये आपने लिखा है। तो n का मान बच्चों कितना, 1 आ गया। आप ये स्मॉल n का मान है 1 प्लस ये आपका 50, बच्चों 1 बटे आपका 51 हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आप 1 में डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट में ख्याल से 0.002 मिलता है, 0.002। इस प्रकार बच्चों विलायक का भी निकाल सकते हैं। विलायक तो यहाँ कैपिटल N रहेगा, स्मॉल n बटे इतना, तो 50 बटे आ जाएगा, 50 बटे 51 आएगा। या बच्चों जब 2 ही लोग हैं, विलेय और विलायक हैं, तो 1 का निकाल दीजिए। 1 का जब निकल गया तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से घटा दीजिए, क्योंकि हमेशा जो विलयन का मोल प्रभाज होता है वह 1 आता है। तो 1 में से अगर विलेय का मोल प्रभाज घटा देंगे तो विलायक का मिल जाएगा। 51 में से घटेगा, कितना हो जाएगा, 50 बटे 51। बच्चों ये हो गया, तो बच्चों ये मोल प्रभाज हो गया। अब बच्चों हमारा आज का चौथा टॉपिक है मोलता, मोलैलिटी। चलिए आज हम लोग इस पे भी कुछ सवाल लगा ही लेते हैं और आज ये टॉपिक जो है खत्म हो जाए। मोललता, मोलैलिटी बहुत इजी है बच्चों, ये भी
मोलैलिटी। बच्चों ये मोलारिटी से कुछ मिलता जुलता है, मोलरता से कुछ विलीन। विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलता कहते हैं। और बच्चों इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा बच्चों सावधानी से आप जो है चिन्ह प्रदर्शित कीजिएगा, कहीं आप एक ही ना समझ के काट पीट दें। तो बच्चों प्रति किलोग्राम विलायक में, वहां बच्चों जो मोलरिटी में आया था, मोलरता में आया था, वहां बिलियन का आयतन आया था। ये सिर्फ और सिर्फ विलायक का है, ये सिर्फ और सिर्फ विलायक का है। प्रति किलोग्राम विलायक में बिलियन, विलेय के मोलों की संख्या को हम बिलियन की मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, स्मॉल एम इजिकल टू, यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन हो और विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू हो, ध्यान रहे ये केजी में रहेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा ए स्मॉल एम बराबर एन बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू विलायक की मात्रा है, इसका मात्रक होता है बच्चों मोल पर किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम विलायक में विलीन, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो बच्चों आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही कुछ इस तरह का सवाल है। 58 ग्राम एसीटोन, 58 ग्राम एसीटोन, एसीटोन CH3CO3, ये आपका एसीटोन हो गया। 58 ग्राम एसीटोन को 1000 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। 58 ग्राम हमारा जो है एसीटोन है, उसे हम, हमारा विलायक यहाँ पर कौन है, जल है, इसमें घोल दिया गया है। विलायक की मात्रा 1000 ग्राम है। मान लेते बच्चों हम 500 ग्राम लेते हैं, 500 ग्राम जल में घोला गया, तो इसकी मोलारिटी याद कीजिए, मोलैलिटी। तो बच्चों यहां देखिए विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो बच्चों यन डब्ल्यू बाई होता है बच्चों मात्रा बटे अणुभार, तो इसकी मात्रा बच्चों 58 हो जाएगी, और इसका अणुभार बच्चों CH3CO3 का ये 12 होता है, 1 होता है 12, 16, 12, 1। इन तमाम परमाणु के परमाणु भारों को जोड़ेंगे तो आपको अणुभार मिल जाएगा, और ये आपका अणुभार मिलेगा 58। तो बच्चों कट के कितना आ गया, 1। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या 1 है, और विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा बच्चों इसमें कितनी है, तो विलायक की मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू, ये है 500 ग्राम। बच्चों हम लोग सूत्र पे आते हैं, तो ये आता है मोलैलिटी एम इक्वल टू एन अपान कैपिटल डब्ल्यू केजी। एन बराबर एन अपान कैपिटल डब्ल्यू केजी। बच्चों विलेय के मोल की संख्या कितनी बच्चों, 1 आ गया, रख दीजिए। विलायक की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम है, तो बच्चों चूंकि हमें उसे 1000 ग्राम में किलोग्राम में लिखना है, तो ग्राम को 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम बन जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर 2। तो बच्चों इसकी मोलारिटी आ गई 2 मोल पर केजी पर किलोग्राम। इस तरह से बच्चों आसान सवाल है। डिफिनीशन यदि आपको याद रहे तो बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। बच्चों इस पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। चलिए कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 0.49 ग्राम
H2SO4 इस तरह लिखते थे बच्चों। इसमें 10% W/W 10% W/W H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बच्चों 10% W/W मतलब बच्चों इसकी जो विलयन की मात्रा है, हाँ इसका घनत्व तो बच्चों मान लेते हैं 1 इसका कुछ डेंसिटी दी गई होगी, मान लेते हैं इसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। जो बिलियन है बच्चों, बिलियन की जो मात्रा है वो है आपका जो है बिलियन का जो घनत्व है 1.2 ग्राम प्रति ml है। बच्चों इस थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको ध्यान मतलब सावधानी से देखिएगा, समझ में आएगा। बच्चों सीधे हमें मोलैलिटी ज्ञात करनी है, तो मोलैलिटी M इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा किलोग्राम में। चलिए ठीक है, तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बच्चों सवाल पुनः एक बात समझिए, 10% W/W ये हम V समझ लिए थे। क्वेश्चन है 10% W/W भार बटे भार H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मोललता का जो फार्मूला होता है वो M इक्वल टू मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। चलिए ठीक है, तो बच्चों 10% W/W H2SO4 से क्या तात्पर्य है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो विलयन है इसके 100 ग्राम में, इस विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम कितना है? 10 ग्राम आपका H2SO4 है। तो बच्चों H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा स्मॉल w हम लिख रहे हैं 10 ग्राम। तो बच्चों ये विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी? सोल्यूशन की मात्रा 100 ग्राम हो जाएगी। तो बच्चों सोल्यूशन हमें यहां पर सिर्फ विलायक चाहिए और ये विलयन की मात्रा हमें पता है। तो बच्चों ये सॉल्यूशन जो है उसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। तो बच्चों सॉल्यूशन में विलेय और विलायक दोनों होता है, तो विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा को हम कैपिटल W लिखते हैं बराबर 100। तो बच्चों W का मान, स्मॉल w का मान 10 है, तो कैपिटल W हमें मिल जाएगा इस प्रकार। कैपिटल W इक्वल टू बच्चों ये 10 जाके घट जाएगा 90 ग्राम। तो बच्चों ये हमारा 90 ग्राम है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे 100 ही लिख देते हैं उठा करके, नहीं, यहाँ पर जो होता है ये विलायक की मात्रा है, ना कि विलयन की मात्रा। ये विलायक की मात्रा किलोग्राम में होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखे अगर जो अब हमें W पता हो गया, ये स्मॉल w पता हो गया 10 ग्राम। तो सबसे पहले हम N निकाल लें, N इक्वल टू W/M। तो बच्चों W कितना है? 10 ग्राम। और ये H2SO4 है, इसका अणुभार बच्चों कई बार अभी आज ही सवाल में आया 10/49, मतलब इसका अणुभार 49 होता है। तो बच्चों ये पता हो गया। अब हम इस फार्मूले में लाके रख दे स्मॉल m इक्वल टू n के स्थान पे 10/98। कैपिटल W का मान है 90 ग्राम है बच्चों, लेकिन हमें चाहिए विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो 90/1000 से हम भाग देंगे। 10/98 90/1000। तो बच्चों एक शून्य यहाँ से कटेगा, एक शून्य यहाँ से कटेगा, ये बच्चों हो जाएगा 9/980। तो बच्चों m बराबर हो गया 9/980। इसे चाहे तो आप हल कर लीजिएगा मोल पर केजी। ये हो गया बच्चों। इस प्रकार बच्चों एक सवाल इस तरह भी बन सकता है, यहाँ पर W/V दे दे। अगर यहाँ W/V देता है तो इसकी डेंसिटी, इसके घनत्व दिया होगा, तो घनत्व के द्वारा जो आयतन आपको यहाँ मिलेगा वो विलयन का आयतन मिलेगा यहाँ नीचे, और हमें विलयन के आयतन से निकाल घनत्व का गुणा कर देंगे आयतन में, तो हमें विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा। और विलयन के द्रव्यमान में से जो आपका विलेय है उसे घटा देंगे तो हमें विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो इस फार्मूले में रख करके हम हल कर लेंगे। तो बच्चों आज आपने देखा नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी।
बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।